Good morning, student. So today we'll start our next unit, that is unit number 3, laws of motion. ठीक है, मैकेनिक्स हम पढ़ रहे थे, एक बार फिर से हम कर देते हैं रिवाइज। मैकेनिक्स हम पढ़ रहे थे जिसके 3 पार्ट हैं मैकेनिक्स के, स्टैटिक्स और दूसरा काइनेमेटिक्स और तीसरा है डायनेमिक्स। तो स्टैटिक में तो क्या है, यानी बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट, इसमें जो बॉडी एट रेस्ट होती है उसके बारे में पढ़ते हैं हम। काइनेमेटिक्स में हम पढ़ते हैं पैरामीटर्स ऑफ मोशन, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, कितना उसने डिस्प्लेसमेंट किया, ठीक है, डिस्टेंस कितनी उसकी स्पीड थी, कितनी उसकी वेलोसिटी थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी उसकी, उसमें पैरामीटर्स ऑफ मोशन। लेकिन हमने काइनेमेटिक्स से पढ़ा तो कहीं भी ये जिक्र नहीं किया कि कोई भी ऑब्जेक्ट चलता है तो क्यों चलता है, और चलते चलते कोई ऑब्जेक्ट रुक क्यों जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, कॉज ऑफ मोशन, कि कोई ऑब्जेक्ट क्यों चलता है उसके कारण। तो ये थर्ड यूनिट है, इसके अंदर हम यही पढ़ते हैं, कॉज ऑफ मोशन, मोशन के कारण क्या है, ठीक है। और जैसे कोई ऑब्जेक्ट चलता है तो क्यों चलता है, क्योंकि फोर्स लगता है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो रुकता क्यों है, क्योंकि उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगा जिसके कारण वो रुक गया। तो यहाँ पे हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, और किसी ऑब्जेक्ट का चलने का नियम क्या है, रुकने का नियम क्या है, मतलब ये सब चीज़ें, लॉज ऑफ मोशन, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन में पहले कुछ टर्म्स है इसमें होती है यूज, वो हम इसमें पढ़ेंगे, सम टर्म्स इसमें। सबसे पहले तो मतलब यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं तब उसमें कुछ टर्म आती है बीच बीच में, ठीक है। पहले तो उन टर्म को डिफाइन हम इसमें कर लेते हैं, कौन कौन सी टर्म आती है वो। तो इसमें पहली जो टर्म आती है वो आएगी इनर्शिया, फर्स्ट टर्म है इनर्शिया इसमें। तो इनर्शिया क्या होता है, देखो इनर्ट मतलब इनर्ट गैसेज क्या होती है, जैसे हम उसमें पढ़ते हैं केमिस्ट्री, इनर्ट गैसेज जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती, ऐसे उससे बना है इनर्शिया। इनर्शिया मतलब कुछ नहीं करना, ठीक है। इनर्शिया होती है इनएबिलिटी, इनएबिलिटी। अब यहाँ पे जो ये है इनएबिलिटी, किस चीज की इनएबिलिटी है। तो ऐसे जैसे हमने स्टार्टिंग में जब मैकेनिक्स कि हम ये कोज पढ़ने लगे मोशन, तो हमने देखा कि कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे अर्थ के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को हम फेंकते हैं, बॉल को हमने छोड़ दिया तो हम देखेंगे बॉल चलती चलती रुक जाती है, ठीक है। तो उसके पास इनएबिलिटी है, किसकी, उसके पास चलने की वो है इनएबिलिटी बॉल के पास, ठीक है। ऐसे किसी भी ऑब्जेक्ट को देखेंगे हम, उस टाइम अर्थ के ऊपर कोई भी हम वो देखते थे ऑब्जेक्ट, तो उस किसी ऑब्जेक्ट को मोशन देते तो थोड़ी देर बाद रुक जाता था। तो उसका मतलब उस ऑब्जेक्ट के पास क्या है, इनएबिलिटी है, ठीक है, अयोग्यता है, मतलब चल नहीं पाता, ठीक है। तो हमने नियम बनाया कि ऑब्जेक्ट के पास इनएबिलिटी होती है मोशन की, मतलब मोशन को वो कंटिन्यू नहीं रख सकता, ठीक है। लेकिन बाद में जैसे इस नियम में वो कुछ हो किया गया चेंज देखो क्या किया गया, क्योंकि देखो इनएबिलिटी यहाँ पे हम बता रहे हैं कि किसी ऑब्जेक्ट के पास मोशन की होती है इनएबिलिटी, कि कोई ऑब्जेक्ट चल नहीं पाता, वो थोड़ी देर बाद रुक जाता है। लेकिन जब हम जैसे यूनिवर्स में पहुंचे तो हमने देखा कि हमारी अर्थ है, हमने ये ऑब्जर्व किया कि सन है बीच में और उसके चारों तरफ सारे प्लेनेट घूम रहे, तो वहां पे वो प्लेनेट रुक नहीं रहे, तो उनके पास इनएबिलिटी है किसकी, रुकने की। तो इसका मतलब एक नियम तो हो गया इनएबिलिटी चलने की, जैसे अर्थ के ऊपर जब हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट, तो इसके बाद इसका मतलब उनके पास है इनएबिलिटी चलने की, ठीक है, चल नहीं पाते हो, ठीक है। और जो यूनिवर्स में देखते हैं, हमारा जो प्लेनेट सिस्टम है, सोलर सिस्टम में देखते हैं हम, वो जो प्लेनेट वगैरह है उनके पास इनएबिलिटी है रुकने की, ठीक है, रुकते नहीं, वो सदियों से ऐसे ही घूम रहे हैं। तो अब कौन सा नियम इसमें हम बनाए, ठीक। अब 2 नियम तो इसमें हम यहाँ पढ़ नहीं सकते, क्योंकि जितने ज़्यादा होंगे नियम तो उतनी चीज़ें ज़्यादा होंगी, ठीक है। तो याद करना थोड़ा मुश्किल होगा, और हम चाहते हैं फिजिक्स के अंदर कम से कम चीज़ें हो। तो हमने इन दोनों को एक ही नियम बना लिया, ठीक है। ये नियम हमने क्या बनाया कि ऑब्जेक्ट, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके पास इनएबिलिटी होती है, कि जैसे चल रहा है, जैसे हमने देखा कि अर्थ के ऊपर चलते चलते क्यों रुक रहा था ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लगा इसलिए वो रुक गया, मतलब। और फिर उसके बाद जैसे और हमने पढ़ा डिटेल में, तो हमें पता चला गया कि वो फोर्स वो फ्रिक्शन का फोर्स है। फ्रिक्शन का फोर्स कैसे है, देखो ये ऑब्जेक्ट है, इस पर हमने फोर्स लगाया 1 न्यूटन, नहीं चला, तो हमारा 1 न्यूटन ये कहाँ गया, तो यहाँ सरफेस ने अपोजिट फोर्स लगा दिया 1 न्यूटन, उसका नाम होता है फ्रिक्शन। तो ये हमने ऑब्जर्व किया कि अर्थ के ऊपर कोई भी चीज़ है उसको हम चलाते हैं तो रुक जाती, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन का फोर्स उस पर होता है अप्लाई,
ठीक है, और वहां पे जैसे हम यूनिवर्स में जा रहे हैं तो वहां पे ऑब्जेक्ट जो चल रहे हैं तो उनके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, अपोजिंग फोर्स फ्रिक्शन का, इसलिए वो क्या कर रहा है, चल रहा है। तो अब हमने इसमें एक नियम बना दिया, एक नियम ये बना दिया कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास इनएबिलिटी होती है, मतलब इनर्शिया होता है अपनी मोशन की कंडीशन को चेंज करने का, कि अपने आप चेंज वो नहीं करता। कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है तो चलता रहेगा, ठीक है, रुका हुआ है तो वो जैसे ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये यहाँ पे रखा है, तो इसको अगर हम नहीं उठाएंगे, नहीं इसको अगर मोशन करेंगे तो सदियों तक चाहिए, 10 साल 20 साल कितने दिन रहेगा, क्या रहेगा, एट रेस्ट रहेगा, ठीक है। ये मोशन में कब आएगा, जब हम इसको उठाएंगे ऐसे। तो इसका मतलब ये हो गया कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी कंडीशन ऑफ मोशन कब चेंज करता है। अब कंडीशन ऑफ मोशन का मतलब क्या हो गया कि कोई ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, ठीक है, और खुद अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करे। जैसे एग्जांपल कि अर्थ के ऊपर है कोई भी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, जैसे ये बोर्ड एट रेस्ट है, ठीक है, ये मैंने बताया डस्टर एट रेस्ट है, मार्कर एट रेस्ट है, इसको हमने रेस्ट में, तो जब तक हम इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे तो अब इसकी कंडीशन क्या है, देखो जितने मैंने एग्जांपल दिए सबकी कंडीशन क्या है, एट रेस्ट है, तो ये अपनी कंडीशन को चेंज नहीं करते खुद, हमें इनके ऊपर फोर्स लगा के इनकी कंडीशन ऑफ मोशन को चेंज करना पड़ता है। ऐसे ही हमारी अर्थ है, उसके पास कंडीशन ऑफ क्या है, मोशन है, ठीक है, तो वो अपनी कंडीशन ऑफ मोशन है उसको चेंज नहीं कर पाती अपने आप, ठीक है। कोई रोकने, अगर अर्थ को कोई रोक देगा, अगर बाहर से जैसे अर्थ घूम रही है और उसको ऐसे पकड़ के कोई अगर रोक देगा तो अर्थ उसमें रुक जाएगी, ठीक है, अदरवाइज चलती रहेगी। तो अर्थ के पास क्या है, उसके पास भी इनर्शिया है, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसके पास भी इनर्शिया है। तो इनर्शिया क्या होता है, इट इज द इनएबिलिटी of an object to change its condition of motion, itself। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट के पास इनएबिलिटी होती है कि अपनी कंडीशन ऑफ मोशन को खुद चेंज करने की, ठीक है, वो चेंज नहीं करता, उसको बोलते हैं इनर्शिया। और यही इनर्शिया 3 टाइप का होता है, इनर्शिया इज ऑफ 3 टाइप्स, 3 टाइप का होता है इनर्शिया। तो फर्स्ट जैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकंड इनर्शिया ऑफ मोशन, और थर्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये 3 टाइप के इनर्शिया होते हैं। अब देखो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या हो जाएगा, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स कंडीशन ऑफ रेस्ट, ठीक है, मतलब ये अगर रेस्ट में है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये रेस्ट में है, तो इसके पास इनएबिलिटी है किसकी, मूव करने की, ठीक है, तो ये रेस्ट में रहेगा कब तक, जब तक इसके ऊपर हम फोर्स नहीं लगाते। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो गया। इनर्शिया ऑफ मोशन मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, चल रहा है तो उसके पास रुकने की इनएबिलिटी है, ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है तो जब तक हम उसके ऊपर फोर्स नहीं करते अप्लाई तब तक वो डायरेक्शन चेंज नहीं, जैसे एक फुटबॉल आ रही है, ठीक है, हमारी तरफ, तो वो ऐसे स्ट्रेट लाइन में चलती रहेगी, तो जब तक उसके ऊपर कोई दूसरा प्लेयर किक नहीं मारेगा, फोर्स नहीं लगाएगा, तब तक वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती। कार चल रही है तो जब तक हम स्टीयरिंग नहीं घुमाते इसलिए वो क्या चलती रहेगी, सीधे चलती रहेगी। तो हर ऑब्जेक्ट के पास इनर्शिया होता है कि अगर रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा, वो चल रहा है तो चलता ही रहेगा, ठीक है, और अपने आप डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा जब तक हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करते, एक्सटर्नल फोर्स नहीं करते अप्लाई, ठीक है। अब जैसे अभी हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल फोर्स क्या होते हैं, इंटरनल फोर्स क्या होते हैं। तो ये हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब जैसे इनर्शिया को मेजर हम कैसे करते हैं, क्योंकि ये तो हमने डेफिनेशन इसकी पढ़ ली। अब फिजिक्स के अंदर हर क्वांटिटी की मेजरमेंट हम चाहते हैं कि उसको मेजर कैसे करें। तो इनर्शिया को जो मेजर करते हैं, देखो इनर्शिया क्या होती है, इनएबिलिटी। अब जैसे एक तो हल्की चीज, एक तो 1 किलो की वेट है और एक है 100 किलो का वेट है, तो 1 किलो के वेट के ऊपर हमने फोर्स लगाया, ठीक है, अब उतना ही फोर्स हमने 100 किलो पे लगाया, तो किसको चलाने के लिए, ठीक है, किसको चलाने के लिए हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना है, मतलब किसके पास इनएबिलिटी है ज्यादा, 100 kg वाले के पास, क्योंकि उसकी इनएबिलिटी
मतलब उसकी जो कंडीशन वो है एट रेस्ट, और उसको चलाने के लिए हमें मतलब ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। मतलब उसकी जो कंडीशन है रेस्ट, उसको चेंज करने के लिए हमें फोर्स क्या करना पड़ता है, ज़्यादा अप्लाई करना पड़ता है। तो उसके पास इनर्शिया क्या है, ज़्यादा। वही चीज़ ये है कि एक हल्की चीज़ है और एक भारी चीज़ है। तो भारी चीज़ को रोकने के लिए अगर चल के आ रही है तो उसको रोकने के लिए हमें फोर्स क्या लगाना पड़ता है, जैसे ज़्यादा लगाना पड़ता है। जैसे ट्रक है, ठीक है, ट्रक को अगर हमें, ट्रक मोशन में है और एक साइकिल मोशन है, तो ट्रक में देखते हैं हम कि अगर वो ऐसे आ रहा है स्पीड से, तो उसको रोकने के लिए हम क्या लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं। और उसके ब्रेक पावर ब्रेक होते हैं, ठीक है। उसके जो ब्रेक होते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं, और हाइड्रोलिक ब्रेक से ही इतना फोर्स लगता है कि उसको रोक सके। लेकिन हम देखते हैं कि साइकिल हल्की सी होती है और उस पर हम ऐसे हाथ से फोर्स लगा देते हैं। तो साइकिल के जो होते हैं ब्रेक, वो ऐसे हाथ से हम फोर्स लगाते हैं, वो रुक जाते हैं। तो देखो, एक में तो इनएबिलिटी क्या है, जैसे ट्रक के पास इनर्शिया ऑफ मोशन था, तो उसको इनर्शिया ऑफ, उसको रेस्ट में करने के लिए तो फोर्स क्या लगाना पड़ेगा, हमें उसके ऊपर ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके पास इनर्शिया क्या है, ज्यादा, ठीक है। तो कंक्लूजन ये हो गया कि हल्की चीज है, हल्की चीज अगर मान लो रुकी हुई है, एक हल्की चीज है और एक भारी चीज है, तो हल्की चीज को मूव करवा, उसका इनर्शिया तोड़ने के लिए, इनर्शिया मतलब इनएबिलिटी तोड़ने के लिए हमें फोर्स क्या लगाना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा। और ऐसी हल्की चीज मूव कर रही है तो उसको रोकने के लिए फोर्स क्या लगाना पड़ेगा, कम। तो इसका मतलब ये हो गया उसके पास इनर्शिया कम होता है, इसलिए उसको चलाने के लिए कम फोर्स चाहिए, ठीक, और रोकने के लिए कम फोर्स चाहिए। और अगर हैवी चीज होगी तो उसको चलाने के लिए भी हमें क्या चाहिए, ज्यादा फोर्स, और रोकने के लिए भी ज्यादा फोर्स। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि जिस ऑब्जेक्ट के पास इनर्शिया यानी मास ज्यादा होगा, उसके पास इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा। तो यहाँ लिख लेंगे मोर इज मास, मोर इज द मास, मोर इज इनर्शिया। एंड वाइस वर्सा, मतलब अपोजिट भी इसका, ठीक है, कि लेस इज द मास, लेस इज इनर्शिया, ठीक है। हैवी ऑब्जेक्ट के पास इनर्शिया ज्यादा होता है और लाइट ऑब्जेक्ट के पास इनर्शिया कम होता है। तो ये हो गया इनर्शिया के बारे में। उसके बाद हमें इसके में ये पता चल गया इनर्शिया मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट इनर्ट रहता है कब तक, जब उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। तो हम यहाँ पे एक नई टर्म आई, फोर्स। तो फोर्स क्या होता है, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं फोर्स। तो फोर्स एक किसी ऑब्जेक्ट, मतलब फोर्स क्या कर सकता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है तो उसको क्या कर देगा, चल रहा है तो रोक देगा, और अगर रुका हुआ है तो उसको क्या कर देगा, मोशन में कर देगा। या अगर कोई सीधे चल रहा है तो उसकी क्या चेंज कर देगा, डायरेक्शन चेंज कर देगा। तो फोर्स एक पुश या पुल होता है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के पास फोर्स लगाते हैं, हम पुश करते हैं या उसको खींचते हैं ऐसे। तो फोर्स इज ए पुश और पुल, फोर्स इज ए पुश और पुल which changes the condition of motion, which changes the condition of motion of an object, मतलब किसी ऑब्जेक्ट की कंडीशन ऑफ मोशन को चेंज करता है ये फोर्स, ठीक है। कंडीशन ऑफ मोशन का मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है तो उसको क्या कर देगा, मोशन में कर देगा, और अगर कोई चीज चल रही है तो उसको क्या कर देगा, रोक देगा, ठीक है। और अगर कोई चीज स्ट्रेट लाइन चल रही होती है उसकी डायरेक्शन चेंज कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया फोर्स के बारे में। अब इसकी यूनिट, ठीक है, इसका फॉर्मूला तो हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा क्या होता है इसका, ठीक है। इसके बारे में बाद में हम पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ यूनिट वगैरह। अब फिलहाल हम इसकी डेफिनेशन पढ़। तो फोर्स इज ए पुश पुल which changes the condition of motion of an object, ठीक है। इफेक्ट ऑफ फोर्स, अब फोर्स के इफेक्ट क्या होते हैं, फोर्स के इफेक्ट। तो इफेक्ट क्या क्या होते हैं फोर्स के, पहला जैसे इट कैन चेंज द कंडीशन ऑफ मोशन, कंडीशन ऑफ मोशन को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। अगर कंडीशन ऑफ मोशन नहीं चेंज की तो क्या कर देगा, शेप को चेंज कर देगा। तो इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, शेप को भी ये चेंज कर, जैसे ठीक है। अब जैसे बैलून लिया हमने,
ठीक है, तो बैलून के ऊपर हमने फोर्स लगाई इस साइड से और इस साइड से फोर्स लगा दिया, तो फोर्स अप्लाई हम कर रहे हैं, तो उसकी जो कंडीशन हो क्या है, एट रेस्ट है, लेकिन हम उसके ऊपर फोर्स कर रहे हैं अप्लाई, लेकिन वो मूव नहीं कर रहा। तो अब फोर्स से हम इसमें क्या चेंज कर रहे हैं, उसकी शेप चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया और फोर्स के कारण वो अगर मान लो मूव नहीं किया किसी कारण, तो इसका मतलब उसकी कॉन्फ़िगरेशन में कुछ आता है चेंज। ठीक है, जैसे ये है, इस पर हमने फोर्स लगाया तो ये मूव नहीं किया, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो, चाहे बेसिक इसमें हल्की सी हो रही हो चेंज, हमें वो ऑब्जर्व नहीं हो, लेकिन इसकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो रही है। तो जब तक कोई भी ऑब्जेक्ट है फोर्स उसके ऊपर करते हैं अप्लाई, तो फोर्स के कारण कंडीशन ऑफ मोशन को चेंज भी कर सकता है। अगर नहीं चेंज कर रहा है तो उसको फोर्स उसकी शेप को भी चेंज कर सकता है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ फोर्स, जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स की। तो नेक्स्ट है इंटरनल फोर्स और उसके बाद है एक्सटर्नल फोर्स। तो इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स क्या होते हैं? देखो, इंटरनल फोर्स वो होते हैं विच डू नॉट चेंज द कंडीशन ऑफ मोशन ऑफ ए सिस्टम। मतलब कोई एक सिस्टम है, उसमें कंडीशन ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर पाते, और इसमें विच चेंजेस द कंडीशन ऑफ मोशन ऑफ ए सिस्टम, कंडीशन ऑफ मोशन ऑफ ए सिस्टम। देखो यहाँ पे एक चीज आ रही, सिस्टम क्या होता है? तो सिस्टम होता है जैसे हमारी अर्थ है, तो हमारी अर्थ एक सिस्टम है पूरा, उसके ऊपर पेड़ पौधे हैं, ठीक है, हम हैं और मकान है और कुछ भी चीज है, तो वो सब मूव कर रहे हैं, हमारी अर्थ मूव कर रही है तो वो मूव कर रहे हैं, तो वो अर्थ के एक सिस्टम का हिस्सा हो गए। जैसे हम ट्रेन के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, तो ट्रेन के अंदर, ट्रेन की जो सीट है उसके अंदर जितने पैसेंजर है वो उस ट्रेन का हिस्सा हो गए, उस सिस्टम का हिस्सा हो गए। तो ट्रेन जितनी स्पीड से जाएगी उतनी स्पीड से उसके अंदर जो बैठे हैं, ठीक है, जो पैसेंजर बैठे हैं या उसकी सीट वगैरह सब उतनी स्पीड से जाएंगे। ठीक है, अब जैसे अर्थ के ऊपर भी यही है कि अब जैसे ट्रेन से बाहर हम आ गए, ठीक है, तो हम उस सिस्टम से क्या हो गए, अलग हो गए। अब जरूरी नहीं कि हमारी जो स्पीड, जो ट्रेन की स्पीड है वो वही हमारी स्पीड हो, क्यों? क्योंकि हम उस सिस्टम से क्या हो गए, अलग हो गए। अब जैसे अर्थ है, तो अर्थ से जब बाहर जाएंगे तो हम अर्थ का जो ये सिस्टम है उससे क्या हो गए, अलग हो गए। तो अर्थ पे जब तक है तब तक हम उस सिस्टम का हिस्सा है। ठीक है, अब जैसे कार में मूव कर रहे हैं, तो कार में जब मूव कर रहे हैं तो कार के अंदर जैसे कार की सीट, स्टीयरिंग, ब्रेक्स, ये सब कुछ है, ये पूरा एक वो हो गया, सिस्टम हो गया, उसके अंदर हम बैठे तो हम उस सिस्टम का हिस्सा हो गए। तो अब जितनी स्पीड कार की रहेगी उतनी स्पीड कार का स्टीयरिंग की भी होगी, ब्रेक की भी होगी, ठीक है, गियर बॉक्स है उसकी भी होगी, और हम उसके अंदर बैठे तो हमारी उतनी स्पीड होगी, तो हम उस एक सिस्टम का हिस्सा हो गए। अब हम कार से उतर गए, ठीक है, अब जरूर नहीं कि हमारी मतलब जो कार की स्पीड थी वो उतनी स्पीड हमारी हो, क्यों? क्योंकि अब हम उस सिस्टम से क्या हो गए, अलग हो गए। तो ये होता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल। जैसे ये है, ये अब जैसे लकड़ी से बना हुआ है, तो लकड़ी के पार्टिकल है, वो इसके सिस्टम का हिस्सा है। ठीक है, तो ये होता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अब इंटरनल फोर्स है, अब देखो इसके बीच में, यहाँ पे जैसे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ये होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, लेकिन उनके बीच में फोर्स लग रहा है, ठीक है, और इसके एटम वो ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये चल क्यों नहीं रहा? देखो, कोई भी पार्टिकल है उसके अंदर, जैसे मेटल ले लिया हमने, ठीक है, तो मेटल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मतलब ऐसे मूव करते हैं, ठीक है, रैंडमली मूव करते हैं, लेकिन फिर भी कोई ऑब्जेक्ट क्यों नहीं चलता? जैसे कोई जा रहा है ऐसे में, अब सपोज करो ये रूम है, इसमें हम खड़े हैं, ठीक है, तो हम जैसे ये मान चलो इसके अंदर 100 पार्टिकल, तो कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है, जैसे ऐसे चलता गया चलता गया चलता गया, फिर ये बाउंड्री आ गई, उससे टकरा गया, फिर एक ऐसे चलता गया फिर आ गई बाउंड्री, टकरा गया। तो बाउंड्री के ऊपर फोर्स लगा रहे, फिर भी ऑब्जेक्ट क्यों नहीं चल रहा? उसका कारण ये है क्योंकि वो जो फोर्स है वो इसके अंदर के पार्टिकल का फोर्स है, इसलिए उसको क्या कहेंगे, इंटरनल फोर्स। तो इंटरनल फोर्स कभी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन क्रिएट नहीं करता। ठीक है, एक्सटर्नल, आप देखो जैसे कार के अंदर हम बैठे हैं, तो कार के अंदर बैठ के धक्का मारेंगे तो कार कभी भी नहीं चलती। ठीक है, बाहर से धक्का मारेंगे तो कार चलेगी, क्यों? क्योंकि अंदर जब बैठे हैं तो हम उस सिस्टम का हिस्सा हो गए, तो हम जो फोर्स लगा रहे हो इंटरनल फोर्स हो गया।
तो हम जैसे हम बाहर निकलते हैं तो हम बाहर से फोर्स लगेंगे, वो हो गया एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स होता है जो कंडीशन ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है, ठीक है। इंटरनल फोर्स वो हो गया अंदर के पार्टिकल का फोर्स, तो अंदर के पार्टिकल का फोर्स वो कभी भी कंडीशन ऑफ मोशन को चेंज नहीं करता। तो ये होते हैं इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स, इसलिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी आगे इंटरनल क्या होता है और एक्सटर्नल क्या होता है। तो इंटरनल तो वो हो गया अंदर के फोर्सेस, ठीक है। जैसे ये बोर्ड है तो इसके भी कुछ पार्टिकल, वो पार्टिकल कोई इस साइड जा रहा कोई इस साइड, हमें नहीं दिख रहा, तो अंदर का फोर्स भी हो गया जिसके कारण ये मोशन, लेकिन हम यहाँ इस पे एक्सटर्नल फोर्स करेंगे अप्लाई तो ये मूव करने लग जाएगा। तो ये होता है इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है मोमेंटम, ये इसमें यूज होगी। और जो मोमेंटम बढ़ रहे हैं यहाँ पे हम लीनियर मोमेंटम बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम बढ़ रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लिए। तो नेक्स्ट है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? देखो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, ये एक मूविंग ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक होती है। देखो मूविंग ऑब्जेक्ट कैसे कैरेक्टरिस्टिक है कि जैसे एक ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट जितनी स्पीड से मूव करेगा तो उसके पास उतनी इफेक्टिवनेस क्या होगी, ज़्यादा। इफेक्टिवनेस मतलब कि जैसे एक तो ऑब्जेक्ट आ रहा है 5 की स्पीड से और उसने इस दीवार को टक्कर मारी ऐसे, एक आ रहा है 100 की स्पीड से, तो उसके पास इफेक्टिवनेस क्या होगी, ज़्यादा। मतलब 100 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है उस ऑब्जेक्ट के पास इफेक्टिवनेस क्या होगी, ज़्यादा, वो फोर्स ज़्यादा अप्लाई कर सकता है। और कम स्पीड से आ रहा है तो इसका मतलब इफेक्टिवनेस कम होगी। तो एक तो इफेक्टिवनेस ये किस पे डिपेंड करती है, स्पीड पे, कि जो हाई स्पीड पे होगा तो उसको रोकने के लिए फोर्स क्या क्या लगाना पड़ेगा, ज़्यादा, और जो लो स्पीड पे उसको रोकने के लिए कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसे ही एक तो ये इफेक्टिवनेस मास पे डिपेंड करती है, सॉरी स्पीड पे। दूसरा करती है मास पे। मास पे कैसे कि हल्का ऑब्जेक्ट है वो हिट करेगा यहाँ दीवार से, एक तो जैसे यहाँ साइकिल हिट करे तो इस दीवार को कुछ हो नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक ट्रक आ रहा है तो ट्रक इसको हिट करेगा तो इस पूरी दीवार को तोड़ देगा। तो इफेक्टिवनेस दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, एक तो मास के ऊपर, एक स्पीड के ऊपर, ठीक है। तो ये इफेक्टिवनेस होती है मूविंग ऑब्जेक्ट की। तो इट इज द इफेक्टिवनेस ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक। और लीनियर पर अगर बढ़ रहे मोमेंटम तो मूविंग ऑब्जेक्ट इन स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, उसकी इफेक्टिवनेस, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला, ये मास पे करता है डिपेंड, इसको करते हैं डिनोट पी से, तो इट इज डिनोटेड बाय पी। तो ये पी इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, क्योंकि मास पे डिपेंड करती है और वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। अब इसकी यूनिट निकाल लेते हैं। तो ऐसा यूनिट इसकी क्या होगी, मास की केजी और इसकी वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, ये होगी इसकी स्टैंडर्ड सिस्टम द इंटरनेशनल यूनिट। उसके बाद डायमेंशन है इसकी, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ पी, तो पी की जो है डायमेंशन केजी, मास है तो मास की एम और इसकी LT-1, ये होगी इसकी डायमेंशन। इट इज वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्शन होगी, जो वेलोसिटी की होगी डायरेक्शन, वही किसकी होगी, इसकी मोमेंटम की। इट इज वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड्स वेलोसिटी। जो वेलोसिटी की होगी डायरेक्शन, वही किसकी होगी, इसकी होगी डायरेक्ट मोमेंटम की। तो ये इफेक्टिवनेस होगी जिसको बोलते हैं हम लीनियर मोमेंटम। तो ये हमने कुछ टर्म पढ़ी है लॉज ऑफ मोशन के लिए। अब उसके बाद फिर हम इसमें स्टार्ट करेंगे मोशन के नियम, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट टर्म इसमें क्या पढ़ी है, इनर्शिया का जो नियम है वो गैलीलियो ने दिया था, ठीक है। उसके बाद हमने दूसरी जो टर्म पढ़ी है, मतलब इनर्शिया 3 टाइप का, तो हमने पढ़ा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा सिस्टम ऑफ पार्टिकल, जैसे फोर्स क्या होता है, तो फोर्स के बारे में फिर फोर्स जैसे एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स पढ़े हमने। एक्सटर्नल फोर्स कंडीशन ऑफ मोशन को चेंज करता है, इंटरनल कभी भी कंडीशन ऑफ मोशन को चेंज नहीं करता। उसके बाद हमने पढ़ी लीनियर मोमेंटम ये इफेक्टिवनेस को करती है डिफाइन, ठीक है। तो ये कुछ टर्म थी जो इसमें यूज होती है लॉज ऑफ मोशन में। जैसे डिफरेंट इसमें हम वो पढ़ेंगे, नियम पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें ये टर्म यूज होगी। तो अब हम फिर स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन के ऊपर जो की थी स्टडी, वो की थी न्यूटन ने। उसने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दिया, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, उससे हमें फोर्स की डेफिनेशन मिलती है,
ठीक है, जैसे हम वो पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ तो उसे पता चलेगी फोर्स की डेफिनेशन। फर्स्ट लॉ वैसे वही है, लॉ ऑफ इनर्शिया जो हमने ये पढ़ा है, बिल्कुल सेम वही है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमें मिलेगी फोर्स की डेफिनेशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमें मिलती है फोर्स का फॉर्मूला कि फोर्स को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। और थर्ड लॉ से हमें फोर्स की मतलब प्रॉपर्टी का पता चलता है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक का उसमें हमें पता चलता है। तो ये तीनों लॉ हम पढ़ेंगे। तो ये तीनों लॉ है वो दिए थे, वो न्यूटन ने दिए थे, ठीक है। तो न्यूटन ने अब ये जो लॉ दिए थे तो वो जैसे उनसे पहले जो साइंटिस्ट थे उनने जो कुछ लिखा था उसको स्टडी करके और फिर उसने दिए थे लॉ, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूटन ने जब ये लॉ दिए थे तभी से ये है, ये जो नियम थे वो तो पहले से ही थे, लेकिन इसको ऑब्जर्व बाद में किया उसने न्यूटन ने। और फिर इनको जैसे पूरी जो थी उसने स्टडी, उसने उसको 3 लॉ में वो कर दिया डिफाइन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो हम अब पढ़ते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो नेक्स्ट है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, तो इसमें लिखेंगे न्यूटन गिव 3 लॉज ऑफ मोशन। 3 लॉ दिए थे उसने। तो पहला फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और इसको बोलते हैं एक लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, क्योंकि इनर्शिया का जो लॉ था वही सेम बोल के दिया ही है। देखो क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी कंडीशन ऑफ मोशन चेंज नहीं करता जब तक उसके ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। ये हमने उसमें पढ़ा था इनर्शिया में, ठीक है। तो सेम वही है बिल्कुल कॉपी इसकी, बस एक चीज इसमें और जुड़ी है कि जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। उसमें तो क्या था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी कंडीशन ऑफ मोशन खुद चेंज नहीं करता, ये था। इसमें क्या जुड़ी है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी कंडीशन ऑफ मोशन को जब तक चेंज नहीं करता जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स, और एक्सटर्नल फोर्स के बारे में हम पढ़ चुके, इसलिए हमने पढ़ा था क्योंकि इसमें एक्सटर्नल फोर्स यूज होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट लॉ इट स्टेट्स दैट any object do not change its condition of motion until or unless, जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, until or unless an external force is not applied। तो उसके ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं करते अप्लाई जब तक अपनी कंडीशनल मोशन को चेंज नहीं करता। तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो इससे हमें ये पता, इस लॉ से हमें ये पता चलती है, जैसे इसमें फोर्स जो हमने पढ़ा उसकी डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है। तो फोर्स की इसमें जैसे इसका वो कर दे, अब इसका अपोजिट कर दे कि एक्सटर्नल फोर्स लगाने से ही कंडीशन ऑफ मोशन चेंज होती है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है दिस लॉ गिव्स डेफिनेशन ऑफ फोर्स। क्योंकि ये जो लॉ है इसने क्या बताया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कंडीशन ऑफ मोशन को चेंज नहीं करता जब तक उसका एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। तो इसका मतलब ये हो गया कि फोर्स एक ऐसा वो है एजेंट जो किसी ऑब्जेक्ट कंडीशन ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे फोर्स की हमें क्या मिली, ये डेफिनेशन मिल गई, ठीक है। तो ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे ये पूछ लिया जाता है कई बार कि न्यूटन का कौन सा लॉ है जो फोर्स की बताता है डेफिनेशन। तो फोर्स की डेफिनेशन कौन सा बताता है, यही बताता है। पीछे जैसे हमने फोर्स की डेफिनेशन उसमें देखना, उसमें यही था कि फोर्स क्या है, पुश और पुल विच चेंज द कंडीशन ऑफ मोशन। और ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से यही मिल रही है कि जब तक कोई ऑब्जेक्ट कंडीशन ऑफ मोशन चेंज नहीं करता तब तक उसके एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता अप्लाई। तो ये इस लॉ से ये फोर्स की डेफिनेशन मिलती है। तो ये डेफिनेशन होगी फोर्स की। अब इसकी, ठीक है, तो दिस लॉ गिव्स डेफिनेशन ऑफ फोर्स। उसके बाद इसके डिफरेंट जैसे एग्जांपल्स हैं। देखो एग्जांपल्स इसके क्या है कि एक पैसेंजर है, जैसे एक पैसेंजर है और वो जैसे बस में खड़ा है, ठीक है, जैसे बस में खड़ा है और बस एकदम से चल पड़ी तो वो एकदम से पीछे की तरफ क्यों जाता है, मतलब व्हेन ए बस सडनली स्टार्ट देन द पैसेंजर वाई द पैसेंजर फॉल बैकवर्ड, पीछे की तरफ क्यों जाता है। तो उसका कारण ये है, देखो जब वो स्टार्टिंग में जैसे ये बस की
बेस है, ये उसकी फर्श है ये, और उस पे ये खड़ा है पैसेंजर। तो अब पैसेंजर भी क्या है, एट रेस्ट है, और बस भी क्या है, एट रेस्ट है। अब बस एकदम से चलती है आगे, तो इसका मतलब बस के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा। तो बस जब एकदम से आगे चलेगी तो ये बस के साथ जो लोअर पार्ट है बॉडी का वो कनेक्ट है, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी कनेक्टेड विद द बस, तो वो पार्ट भी क्या जाएगा आगे। अब ऊपर का पार्ट है वो क्या है, वो एट रेस्ट है, तो वो क्या चाहेगा, वो रहना चाहेगा एट रेस्ट में। तो वो रहना चाहता है एट रेस्ट में, और नीचे का पार्ट ही बस के साथ क्या चला जाता है, आगे चला जाता है, इसलिए हम पीछे की तरफ गिरते हैं। देखो फिर से, व्हेन द बस सडनली स्टार्ट देन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी वांट टू रिमेन इन रेस्ट। अपर पार्ट क्या रहना चाहता है, रेस्ट में, इसलिए वो क्या रहना चाहता है, रेस्ट में। और ये पार्ट कहाँ चला जाएगा, आगे बस के साथ साथ, इसलिए हम पीछे जाते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि बस एकदम से चलती हुई बस एकदम से ब्रेक मारती तो हम आगे की तरफ क्यों गिरते हैं। उसका कारण ये है कि जैसे बस चल रही है तो उसके साथ साथ हमारा जो पूरा पार्ट है बॉडी का वो क्या है, मोशन में है। लेकिन बस एकदम से ब्रेक मारती है तो ये बस की जो कंडीशन है उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लग गया तो ये रुक गई। ठीक है, अब जैसे लोअर पार्ट है जो हमारे पैर है बस के साथ कनेक्ट, वो भी क्या करेंगे, रुक जाएंगे। लेकिन ऊपर का पार्ट है वो क्या चाहेगा, वो है मोशन में, तो वो चाहेगा मोशन में रहे, इसलिए वो तो रहता है मोशन में। और ये पैर है वो उसके साथ बस के साथ रुक गए, इसलिए हम आगे तरफ गिरते हैं। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस सा बन गया कि बस जब एकदम से चलती है तब तो क्या होता है, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी विद बस, ठीक है, वो तो क्या हो जाएगा, मोशन में। लोअर पार्ट है बॉडी का, मतलब हमारे पैर है उसके साथ कॉन्टेक्ट में बस के साथ, तो वो तो क्या हो जाएंगे, मोशन में। लेकिन अपर पार्ट क्या रहना चाहेगा, वांट्स टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, इसलिए वो तो आगे चल जाते हैं और हम क्या रह जाते हैं, ऊपर का पार्ट रेस्ट में रहना चाहते हैं, तो इसलिए वो आगे चल जाएंगे और फिर हम पीछे की तरफ चले जाते हैं। हम पीछे की तरफ, हम ये कह सकते हैं हम पीछे की तरफ नहीं जाते, हमारे पैर ये जाते हैं आगे की तरफ, तो हमें ऐसा लगता है हम पीछे की तरफ गिर गए। ठीक है, ऐसे ही जब हम ये बताया कि ब्रेक लगाते हैं तो बस के तो हम आगे तरफ गिरते हैं, क्यों, क्योंकि अब हमारा जो पूरा पार्ट हो क्या है, ऐसे है मोशन में। ठीक है, तो बस रुक गई। ठीक है, तो बस के साथ ये कनेक्ट है तो ऐसे जा रहा है, तो ये तो क्या हो गया है, मोशन एट रेस्ट हो गया, और ऊपर का पार्ट क्या रहना चाहता है, मोशन में, तो ये मोशन में चला जाएगा। देखो जैसे ये चीज है, यही है मार्कर, इसको मैंने ऐसे पकड़ रखा है। ठीक है, जैसे ये बस का बेस हो गया, तो बस एकदम से चलेगी, अब जैसे एट रेस्ट है, एकदम से चलेगी तो ये पार्ट ही तो आएगा पहले मोशन में, ऊपर का क्या रहना चाहता है, एट रेस्ट में, इसलिए ये चला जाएगा आगे, ये पीछे की तरफ, तो इसलिए हमें ऐसा लगता है हम पीछे की तरफ गिर रहे हैं। और ऐसे जब चल रही है तो हमने ऐसे पकड़ लिया, इसको ऐसे पकड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, आगे का हिस्सा क्या चला जाएगा, आगे की तरफ, और ये पीछे की तरफ, तो हमें ऐसा लगता है हम आगे तरफ गिर रहे हैं। ठीक है, तो और ऐसे ही जैसे बस एकदम से मुड़ती है, जैसे बस में हम बैठे हैं तो एकदम से बस मुड़ती है तो हम देखते हैं कि बस ऐसे जा रही है तो हम गिरते हैं इस साइड, मतलब इस साइड ऐसे हो जाते हैं। और जब बस एकदम से ऐसे शार्प टर्न लेती है तो इस साइड हो जाते हैं। तो उसका कारण भी यही है कि बस के साथ हम क्या है, एट रेस्ट है। ठीक है, सॉरी, बस के साथ हम मोशन में हैं तो हमारे पैर भी क्या है उसके साथ मोशन में। अब जैसे बस ने ऐसे मोड़ा तो हमारे पैर भी क्या चलेगा, उसके साथ ऐसे चलेगा, तो हम बाहर की तरफ ऐसे गिर गए, क्योंकि ऊपर का पार्ट वो तो क्या रहना चाहते हैं, जो उसकी कंडीशन है उसी कंडीशन में। ठीक है, और पैर किसके साथ होंगे कंट्रोल, वो बस के साथ कंट्रोल होंगे, तो बस के साथ साथ तो पैर तो चले जाते हैं उस साइड जिस साइड बस मुड़ती है, और ऊपर का पार्ट क्या रहना चाहता है, सीधा, तो वो ऐसे चला जाएगा, ऐसे हम इस साइड बाहर की तरफ गिरेंगे, और ऐसे टर्न लेके तो हम इस साइड गिरते हैं। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के। और देखो जैसे पेड़ के, जब हम पेड़ को हिलाते हैं तेजी से तो पेड़ के पत्ते नीचे गिरते हैं, क्यों, क्योंकि पेड़ के साथ एट रेस्ट है, लेकिन हमने पेड़ को एकदम से हिलाया तो वो पेड़ क्या आ गया, मोशन में, और वो पत्ते क्या हो गए, टूट के, वो क्या रहना चाहते हैं, एट रेस्ट में, इसलिए वो नीचे ऐसे कैसे गिर जाते हैं। ठीक है, दरी झटकाते हैं तब भी उसमें ऐसे होते पार्टिकल वहीं पे गिर जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो क्या रहना चाहते हैं, एट रेस्ट। और जब हम उस दरी को ऐसे उसको दबाते हैं, ठीक है, जैसे उस दरी को ऐसे झटकाते हैं तो हम देखेंगे वो दरी के पार्टिकल चले जाएंगे आगे, और जो उसके अंदर पार्टिकल है किसके, डस्ट के पार्टिकल, वो क्या रहना चाहते हैं, एट रेस्ट, तो इसलिए वो वहीं की वहीं गिर जाते हैं। ठीक है, तो सब में वही टर्म यूज होती है, एक ही वो यूज होते हैं ला, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी कंडीशन ऑफ मोशन को चेंज नहीं करता। ठीक, और ये नेचर का वो है लो है, ये आगे भी हमें इसमें याद रखना है, नेचर का ये नियम है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप कंडीशन चेंज नहीं करता। ठीक है, ये किस ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, ये उसकी बात हो रही है नॉन लिविंग की, कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है वो अपने आप कंडीशन ऑफ मोशन को चेंज नहीं करता। ठीक है, और उसी के ऊपर ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बेसिस है। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ा और इसके एग्जांपल्स पढ़े। ठीक है, और भी इसके अंदर एग्जांपल दिए हुए हैं कि जैसे हमने एक गिलास लिया,
ठीक है, एक कांच का गिलास लिया और उसके ऊपर हमने रखा है कार्डबोर्ड, और कार्डबोर्ड के ऊपर एक रख दिया सिक्का, रख दिया हमने। अब हमने कार्डबोर्ड को ऐसे प्रेस किया, ठीक है, इसको कर भी सकते हो तुम घर पे। कार्डबोर्ड को ऐसे प्रेस किया तो हम देखेंगे कार्डबोर्ड तो आगे चला जाएगा और सिक्का उसके अंदर गिर जाएगा गिलास में। सिक्का आगे उसके साथ क्यों नहीं गया? तो उसका कारण ये है, देखो स्टार्टिंग में गिलास, कार्डबोर्ड और सिक्का क्या थे? एट रेस्ट। हमने फोर्स लगाया किसके ऊपर? एक्सटर्नल फोर्स कार्डबोर्ड पे, तो उसकी तो कंडीशन चेंज होगी। लेकिन सिक्का है वो क्या है? एट रेस्ट। वो क्या जाएगा? वो एट रेस्ट ही जाएगा। इसलिए वो क्या करता है, वो कार्डबोर्ड तो आगे चल जाता है, सिक्का मतलब एट रेस्ट में जाए, वो वहीं के वहीं रहना चाहता है, लेकिन उस ग्रेविटी कांट खिंच जाता है नीचे और उसके अंदर गिर जाता है गिलास के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे इसके, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ते हैं फिर न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमें क्या मिलता है? इसका फॉर्मूला मिलता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से क्या मिली? फोर्स की हमें डेफिनेशन। ठीक है, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।